वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ नॉलेज। आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 2 लेके आई हूँ। पार्ट 1 में मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम का यानी श्वसन तंत्र का जो है इंट्रोडक्शन पूरा बताया था, उसमें बेसिक जो जानकारी थी वो मैं आपको दे चुकी हूँ। पार्ट 2 में आज मैं आपको बताने वाली हूँ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी मानव श्वसन तंत्र के बारे में। किसके बारे में? मानव श्वसन तंत्र के बारे में, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अब ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसमें कौन कौन से जो है ऑर्गन्स भाग लेते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। कैसे जो है एयर को गीला किया जाता है, कैसे एयर फिल्टर होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज जो है हम देखेंगे। तो याद रखिएगा, जो सबसे पहला रेस्पिरेटरी सिस्टम का मानव में यानी ह्यूमन में जो सबसे पहला ऑर्गन है वो क्या है? तो याद रखिएगा, सबसे पहला जो ऑर्गन है वो क्या है? आपका नोज यानी नाक। सबसे पहला जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन है वो क्या है? नाक है। ठीक है, तो ये नाक में क्या होता है, कैसे ये सबसे पहला जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट माना गया है, ऑर्गन का पार्ट माना गया है। तो याद रखिएगा, जो नाक होता है, ठीक है, तो सबसे पहले जो हम एयर यानी हवा वायु जो भी अंदर करते हैं वो कहाँ से होके अंदर जाती है? नाक से ही होके अंदर जाती है कि नहीं जाती? जाती है ना, नाक से होके क्या होती है? अंदर जाती है। और नाक के ये जो दो होल दिख रहे हैं आपको, यही क्या है? आपके नोस्ट्रिल्स है यानी नासा द्वार है। क्या है? नासा द्वार है। तो सबसे पहला जो नाक में सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है? नोस्ट्रिल्स है। क्या है? नोस्ट्रिल्स है। अब ये क्या काम करता है? तो ये कुछ काम नहीं करता, बस ये क्या है, जो एयर होती है, एयर का एंट्री गेट है। क्या है? एयर का एंट्री गेट। जो एयर जो है आपके बॉडी में अंदर जाती है ना, एयर जो है जैसे ही आपके अंदर जाने लगती है तो वो कहाँ से जाती है? तो नोस्ट्रिल से होके जाती है। कहाँ से जाती है? नोस्ट्रिल से होके जाती है। नाक से तो जाती है, नाक तो ठीक है, लेकिन नाक का ही पार्ट क्या है? नोस्ट्रिल से यानी नासा द्वार है। सेकंड जो है, फिर क्या होता है, तो नाक के अंदर एक कैविटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कैविटी। उसी कैविटी को हम कहते हैं क्या? नोजल कैविटी। क्या कहते हैं? नोजल कैविटी। ठीक है, नोजल कैविटी मतलब नाक गुहा। क्या कहते हैं इसी को? नाक गुहा। नोजल कैविटी मतलब क्या? नाक गुहा। अब इसका क्या काम होता है? तो इसमें कुछ काम नहीं होता, इसमें एक ऑल्फैक्टरी रीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑल्फैक्टरी रीजन। ऑल्फैक्टरी रीजन ये क्या काम करता है? तो नासा जो आपके नाक होता है उसमें एक कैविटी पाई जाती है, उसी को क्या कहते हैं? नोजल कैविटी कहते हैं यानी नाक गुहा कहते हैं। और इसमें क्या पाया जाता है? तो ऑल्फैक्टरी रीजन पाया जाता है। ठीक, अब ये क्या काम करता है? तो जो ऑल्फैक्टरी आपका रीजन है यानी घ्राण क्षेत्र, इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे? घ्राण क्षेत्र। क्या बोलेंगे? घ्राण क्षेत्र। ठीक है, तो ये घ्राण क्षेत्र क्या काम करता है? तो ये कुछ ऐसा काम नहीं, बस जो स्मेल हम लेते हैं ना, स्मेल सूंघते हैं, तो वो भी कहाँ सूंघते हैं? नाक से ही सूंघते हैं। तो जो स्मेल होती है, ठीक है, क्या होती है? स्मेल होती है, इसको ये ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। कौन? जो है ऑल्फैक्टरी रीजन। कौन करता है ऐसा काम? तो ऑल्फैक्टरी रीजन करता है। सबसे पहला नाक है, तो उसमें क्या है? नोस्ट्रिल से यानी नासा द्वार है। यहाँ से क्या होती है? एयर जो है अंदर इंटर करती है। क्या करती है? एयर अंदर इंटर करती है। दूसरा जो है, इसमें क्या है? नाक के अंदर एक कैविटी पाई जाती है जिसे नोजल कैविटी कहते हैं यानी नाक गुहा कहते हैं। और इस नाक गुहा में ऑल्फैक्टरी रीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑल्फैक्टरी रीजन पाया जाता है यानी घ्राण क्षेत्र। और ये क्या काम करता है? तो ये जो स्मेल होती है इसको ब्रेन तक पहुँचाने का काम करता है। अब आपसे इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो ऑल्फैक्टरी रीजन है वो किस सिस्टम से रिलेटेड है? तो आप क्या बताएंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ऑल्फैक्टरी रीजन जो है कहाँ पाया जाता है? तो अगर ऑप्शन में नाक है तो नाक लिखेंगे, अगर उसके भी अंदर के पार्ट्स हैं जैसे नोस्ट्रिल्स आ गया, नोजल कैविटी आ गया, नोजल हेयर आ गया, जो भी आ गया, तो उसके अंदर अगर पूछ रहा है तो फिर आप क्या बताएंगे? नोजल कैविटी। तो आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछेगा। उसके अलावा बोलेंगे नाक में और क्या है? तो आप देखे होंगे कि आपके नाक में जो है छोटे छोटे बाल होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे बाल होते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? नोजल हेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोजल हेयर यानी नाक के बाल को क्या बोलते हैं? नोजल हेयर।
और अगर इन्हीं को साइंस के लैंग्वेज में बोला जाए कि नोजल हेयर को और क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा नोजल हेयर को सीलिया बोलते हैं। और इसमें आपसे ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकता है कि नोजल हेयर को क्या बोलते हैं, यानी नाक के बाल को क्या कहते हैं, तो सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सीलिया। अब बोलेंगे इनका क्या काम है, तो देखिए जो हम वायु होती है, एयर होती है, उसको अंदर जब करते हैं तो उस वायु में ऐसा तो है नहीं कि वो पूरी प्योर है, यानी शुद्ध हवा, जो शुद्ध ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है गैस है पूरी, उसको हम शुद्ध रूप से लेते हैं, ऐसा तो नहीं है। उस वायु में जो है कुछ मिट्टी धूल के कण भी होते हैं। हम कैसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, कैसे वातावरण में रहते हैं, तो वहाँ पे जो है प्रदूषण भी है, पोल्यूशन भी है ना, तो उसमें जो है धूल मिट्टी के कण भी पाए जाते हैं। और यही अगर धूल मिट्टी के कण हम बाहर नहीं रोके, मतलब नाक के अंदर जाते गए और धीरे धीरे कहाँ पहुँचेंगे, हमारे लंग्स में पहुँचेंगे, और ये क्या करेंगे, धीरे धीरे लंग्स को नुकसान पहुँचाएंगे। ठीक है, तो नाक के बाल क्या काम करते हैं, तो ये जो एयर होती है उससे धूल मिट्टी के कण जो होते हैं छोटे छोटे, उनको रोकने का काम करते हैं, या आप कह सकते हैं कि एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। कौन करता है ऐसा काम, तो नोजल हेयर करते हैं, और इसी को हम क्या कह सकते हैं, सीलिया। क्या कह सकते हैं, सीलिया। उसके बाद बोलेंगे और क्या है, तो देखिए कभी कभी आप देखे होंगे कि आपके नाक से पानी आता है कि नहीं आता, उस नोजल, उसे क्या कहते हैं, तो उसे नोजल वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं, नोजल वाटर। अब ये क्या काम करता है, इसको साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तो इसको जो साइंस की लैंग्वेज में है वो क्या कहते हैं, म्यूकस यानी श्लेष्मा। और ये क्या होता है, तो ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है। क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, ये जब चिपचिपा पदार्थ होता है और ये निकलता कहाँ से है, तो याद रखिएगा जो म्यूकस है यानी श्लेष्मा है, ये श्लेष्मा ग्रंथि से निकलता है या म्यूकस ग्लैंड से निकलता है। तो ये क्या काम करता है, अब ये नोजल वाटर जो है यानी म्यूकस जो है, ये क्या काम करता है, तो जो एयर होती है उसको गीला करने का काम कौन करता है, नोजल वाटर करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई। क्या क्या, सबसे पहला जो ऑर्गन है वो क्या है, नाक है यानी नोज है। इसमें सबसे पहले क्या है, नोस्ट्रिल्स है यानी नासा द्वार है, वो क्या करता है, एयर को इंटर करने में हेल्प करता है। दूसरा आपका नोजल कैविटी है यानी नाक गुहा है, ये क्या काम करता है, तो इसमें इस कैविटी के अंदर क्या होता है, ऑल्फैक्टरी रीजन होता है यानी घ्राण क्षेत्र होता है, और ये क्या करता है, घ्राण क्षेत्र, तो जो स्मेल होती है उसको ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। फिर उसके बाद नोजल हेयर होते हैं यानी सीलिया। नोजल हेयर को क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं, और ये क्या काम करते हैं, तो धूल मिट्टी के कण को छानता है, किससे, वायु से। ठीक है, और नोजल वाटर क्या करता है, तो ये वायु को गीला करने का काम करता है, और इसको साइंस में क्या बोलते हैं, तो श्लेष्मा बोलते हैं। अब आपकी जो एयर है वो कहाँ, नाक पे जो भी काम था उसका वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब जो एयर है यानी वायु है वो अब आगे कहाँ जाएगी, तो याद रखिएगा जो वायु है वो अब आगे जो आपका दूसरा पार्ट होगा किसका, रिस्पिरेटरी ऑर्गन का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, तो याद रखिएगा सेकंड पार्ट आपका क्या होगा, फायरिक्स। क्या होगा, फायरिक्स। ठीक है, अब ये फायरिक्स क्या होता है, तो इसी को हिंदी में ग्रसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रसनी। और इसमें कुछ काम नहीं होता है, ये जो है कॉमन पाथवे है किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम और जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम का। बोलेंगे कॉमन पाथवे डाइजेस्टिव सिस्टम रिस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या, तो देखिए ये जो ग्रसनी होती है ये सिर्फ एक उभयनिष्ठ मार्ग है, किसके लिए, पाचन तंत्र के लिए और श्वसन तंत्र के लिए। कैसे, देखिएगा, ठीक है, जो ये ग्रसनी होती है वो किस प्रकार से क्या काम करती है उसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा। तो यहाँ से मान लीजिए क्या हो रही है, एयर इंटर कर रही है, और यहाँ पे आप जानते हैं दो पाइप होती हैं, एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई। ठीक है, ये क्या है, पाइप है, ये क्या है, पाइप है। तो अब यहाँ पे जो कॉमन पाथवे का मतलब ये है कि यहाँ से एयर क्या की, इंटर की। ठीक है, यहीं से खाना जो है वो भी आता है, भोजन और एयर दोनों, यहाँ से हवा वायु जो भी है वो दोनों आते हैं। अब जब ये दोनों आते हैं तो ये यहाँ तक आए, दोनों चीज़ें यहाँ तक आती हैं, फिर ये जो होती है ये विंड पाइप होती है, यानी ये क्या होती है, विंड पाइप होती है, यानी क्या, वायु नली होती है, और ये क्या होती है, फूड पाइप होती है। क्या होती है, फूड पाइप यानी भोजन नली। ठीक है, आगे वाली कौन सी है, विंड पाइप है, पीछे वाली क्या है, फूड पाइप। ठीक है, अब एयर जो है आपकी कहाँ तक आई, यहाँ तक आई एयर। ठीक है, और खाना भी यहाँ तक आया। तो यही एरिया जो है या यही चीज़, ये सारी चीज़ें ही क्या कहलाती हैं, यहाँ पे जो कॉमन है, जहाँ पे खाना और
एयर दोनों चीज आई है, वही आपका क्या है, फेरिक्स यानी ग्रसनी है। क्या है, ग्रसनी। ठीक है, तो ये क्या है, फेरिक्स क्या है, एक कॉमन पाथवे है यानी उभयनिष्ठ मार्ग है, किसके लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, और इसमें कोई इसका दूसरा काम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो है इस प्लेस पे जो है खाना भी आता है और एयर भी आती, खाना अपने रास्ते चला गया, एयर ये अपने रास्ते आ गई, बस। उसके बाद जो है अगला जो पॉइंट है आपका वो क्या है, तो अगला जो पॉइंट है वो क्या है, साउंड बॉक्स। क्या है, साउंड बॉक्स। अब ये साउंड बॉक्स कैसे आ गया इसमें, तो चलिए उसके बारे में मैं बताती हूँ। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो क्या है, साउंड बॉक्स। तो अभी तक आप पहला जो पॉइंट था वो क्या था, नोज था यानी नाक था, उसमें नोस्ट्रिल्स, नोजल वाटर, नोजल हेयर और नोजल कैविटी के बारे में देखे। फिर दूसरा आपका फेरिक्स था। अब जो तीसरा है जिसके हम क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स कह सकते हैं। ठीक है, ध्वनि यंत्र कह सकते हैं, साउंड बॉक्स। तो याद रखिएगा जो हम इंसानों का जो साउंड बॉक्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको जो हम क्या कहते हैं, लिरिक्स कहते हैं। लिरिक्स क्या कहते हैं, लिरिक्स कहते हैं। ठीक है, जो मानव का साउंड बॉक्स होता है उसको क्या कहते हैं, लिरिक्स कहते हैं। और अगर यही पक्षियों की बात करें तो उसको भी याद रख लीजिएगा, पक्षियों वाले साउंड बॉक्स को क्या कहते हैं, तो उसको जो है सिरिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिरिक्स। मानव के साउंड बॉक्स को क्या कहते हैं, लिरिक्स कहते हैं। और जो पक्षी वर्ड्स होते हैं उनके साउंड बॉक्स को क्या कहते हैं, तो सिरिक्स कहते हैं। ठीक है, हमको पढ़ना खैर मानव का है वो मैंने बता दिया आपको। तो साउंड बॉक्स जो होता है हमारा उसको क्या कहते हैं, लिरिक्स कहते हैं। अब इसमें क्या काम होता है, तो देखिए इसे साउंड बॉक्स के अंदर यानी लिरिक्स के अंदर एक क्या पाई जाती है, वोकल कॉर्ड। क्या पाई जाती है, वोकल कॉर्ड। ठीक है, वोकल कॉर्ड यानी स्वर रज्जु, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्वर रज्जु। ठीक है, इसी लिरिक्स में क्या होता है, वोकल कॉर्ड पाई जाती है। अब इसमें क्या काम होता है, तो जैसे ही फेरिक्स के बाद जो लिरिक्स में एयर जाती है, तो लिरिक्स में जो वोकल कॉर्ड पाया जाता है उससे जो है एयर जो है जाके टकराती है, और एयर जैसे ही टकराई उससे तो क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, और उसी वाइब्रेशन को नाम हम क्या दे देते हैं, साउंड। क्या देते हैं, साउंड। मैंने क्या बोला, एयर जैसे फेरिक्स के बाद जो है किस में आती है, लिरिक्स में आती है। और ये कहाँ पे होता है, तो ये भी आपके जो विंड पाइप होता है उससे अटैच होता है, वहीं पे होता है ये। तो वहाँ पे क्या होती है, जब एयर आई तो उसमें वोकल, लिरिक्स के अंदर क्या है, वोकल कॉर्ड है, और उस वोकल कॉर्ड को में जाके एयर क्या हुई, टकराई, और टकराने के बाद जो है वाइब्रेशन उत्पन्न हुआ, और जब वाइब्रेशन उत्पन्न हुआ उसी वाइब्रेशन को हम क्या नाम दे दिए, साउंड। क्या दिए, साउंड। ठीक है, तो साउंड का कैसे निर्माण हुआ, जो एयर है बाहर से अंदर गई, अंदर जाने के बाद वोकल कॉर्ड से टकराई, और टकराने के बाद दोनों के बीच में वाइब्रेशन उत्पन्न हुआ यानी कंपन उत्पन्न हुआ, और उसी कंपन को ही क्या कहते हैं, हम साउंड कहते हैं। अब बोलेंगे साउंड तो ठीक है, लेकिन जो ये वर्ड्स निकलते हैं वो कैसे बनते हैं, तो साउंड को वर्ड्स में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, टंग करता है, यानी आपकी जीभ करती है। साउंड को वर्ड्स में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, तो टंग्स करती है, यानी आपकी जीभ करती है। ठीक है, और जो है अब बोलेंगे कब कितना क्या बोलना है, ये कैसे पता चलता है, तो कुल मिला के हम उसको ये भी कह सकते हैं कि साउंड का जो मैनेजमेंट है, मीन्स कब कितना क्या ज़्यादा कब क्या बोलना है, उन सारी चीज़ों के बारे में कौन बताता है, तो हमारे बॉडी का प्रिंसिपल, कुल मिला के हम कह सकते हैं जो हमारे बॉडी का क्या है, ब्रेन है, वो सारी चीज़ें बताता है। ठीक है, तो लिरिक्स क्या है, लिरिक्स साउंड बॉक्स है। मानव के साउंड बॉक्स को ही क्या कहते हैं, लिरिक्स कहते हैं। लिरिक्स के अंदर वोकल कॉर्ड पाई जाती है, वोकल कॉर्ड से जब एयर जाके टकराती है तो टकराने के बाद क्या होता है, वहाँ पे वाइब्रेशन होता है, और उसी वाइब्रेशन को हम साउंड कहते हैं। साउंड से वर्ड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, तो टंग करता है। कौन करता है, टंग करता है। उसके बाद कब कितना क्या बोलना है, इसका साउंड का जो है, वर्ड्स का जो है कंट्रोल या जो भी है, तो वो सारी चीज़ें कौन करता है, तो ये ब्रेन करता है। उसका मैनेजमेंट कौन देखता है, तो ब्रेन देखता है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो अब जो है आपकी एयर जो है अब वो कहाँ आएगी, फेरिक्स के बाद लिरिक्स, लिरिक्स के बाद अब कहाँ आएगी, सीधे विंड पाइप में। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में अब पढ़ेंगे, विंड पाइप के बारे में पढ़ेंगे। विंड पाइप को ही ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। अब देखिएगा ये ट्रैकिया क्या है, विंड पाइप क्या है, इसको में क्या पढ़ना है, उन सारी चीज़ों के बारे में। तो जो इसी को क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं, वायु नलिका या वायु नली कुछ भी बोल सकते हैं, वायु नली। ठीक है, विंड पाइप क्या होती है, तो देखिए विंड पाइप की अगर लेंथ की बात करें,
ठीक है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अभी मैंने आपको साउंड के बारे में पढ़ा है, लेकिन साउंड जो है उसमें जो है आप देखते होंगे कि बॉयज़ की जो आवाज़ होती है वो अलग होती है और गर्ल्स की जो आवाज़ होती है वो अलग होती है। तो क्या बचपन से ही ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं, बचपन में दोनों की आवाज़ लगभग सेम होती है। जैसे जैसे लड़के बढ़ते हैं यानी बॉयज़ की उम्र बढ़ती जाती है तो उनकी आवाज़ क्या होने लगती है? भारी होने लगती है। मतलब उनकी आवाज़ में क्या होने लगता है? भारीपन आने लगता है। तो ये कब होता है? इसको थोड़ा सा 1 मिनट, उसके बाद पहले ये बता दो, उसके बाद ये बताती हूँ। तो क्या होता है, वहाँ पे जो लड़कों की आवाज़ होती है वो क्या होने लगती है? भारी होने लगती है। अब लड़कों की जो आवाज़ होती है वो भारी क्यों होती है? तो उसके 2 रीज़न हैं। लड़कों की आवाज़ क्या होती है? भारी होती है, और भारी होने के कितने रीज़न हैं? तो 2 रीज़न है। पहला कौन सा है? तो पहला मैं आपको अभी यही बताई हूँ, किसके बारे में? वोकल कॉर्ड के बारे में बताई हूँ। किसके बारे में? वोकल कॉर्ड के बारे में बताई हूँ। ठीक है, वोकल कॉर्ड के बारे में। तो पहला जो फर्स्ट रीज़न है वो क्या है? वोकल कॉर्ड ही है। कैसे? वोकल कॉर्ड का जो साइज होता है वो वहाँ पे क्या होता है? बहुत ही लार्ज होता है। क्या होता है? बहुत ही लार्ज होता है। किसमें? बॉयज़ में। बॉयज़ में जो है वोकल कॉर्ड होता है, वोकल कॉर्ड तो गर्ल्स में भी होता है, लेकिन जो बॉयज़ का वोकल कॉर्ड है वो क्या होता है? बहुत ही लार्ज होता है। क्या होता है? बहुत ही लार्ज यानी बड़ा होता है। लेकिन वही गर्ल्स की अगर बात करें तो गर्ल्स का क्या होता है? वोकल कॉर्ड बहुत ही शॉर्ट होता है। मतलब शॉर्ट बहुत नहीं, लेकिन फिर भी बॉयज़ की जो कंपेरिजन है उससे कम होता है। ठीक है, तो अगर बात करें कि बॉयज़ का जो है वोकल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है, तो ये 20 mm होती है। कितनी होती है? 20 mm होती है। अब इससे कैसे जो है लड़कों की आवाज़ जो है भारी होती है या जो भी है, तो इसमें जब इनके वोकल कॉर्ड की जो साइज है वो क्या होती है? लार्ज होती है, तो उस वजह से इनका जो पिच है वो क्या होता है? लो होता है। क्या होता है? पिच लो होता है। तो पहला कारण आपका क्या हो गया? पिच इज लो। पिच क्या होता है? लो होता है। पिच इज लो। तो वोकल कॉर्ड फर्स्ट रीजन, लड़कों की आवाज़ भारी होने का फर्स्ट रीजन क्या है? वोकल कॉर्ड है। वोकल कॉर्ड क्यों है? क्योंकि उसकी जो लेंथ होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, लार्ज होती है लेंथ जो होती है। तो और कितनी होती है? तो 20 mm होती है। वोकल कॉर्ड की जो साइज होती है वो क्या होती है? 20 mm होती है, लार्ज होती है। ठीक है, और उससे क्या होता है? तो जब वो वोकल कॉर्ड की जो साइज है वो लार्ज होती है तो उससे जो है पिच जो है वो क्या होती है? लो होती है लड़कों में। इस वजह से उनकी आवाज़ क्या होती है? भारी होती है। उनकी आवाज़ भारीपन आता है, यानी उनकी आवाज़ क्या होती है? डीपनेस होते जाता है। पिच जब लो होती है तो आवाज़ में, उनकी वॉइस में क्या होता है? डीपनेस आता जाता है। ठीक है, फिर और लड़कियों की अगर साइज की बात करें वोकल कॉर्ड की, तो लड़कियों की जो साइज होती है वो 14 to 15 mm होती है। 14 से लेके 15 mm तक होती है। किसमें? गर्ल्स में। और इनके अगर पिच की बात करें तो पिच इनकी क्या होती है? हाई होती है। लड़कों की पिच जो है लो होती है और लड़कियों की पिच क्या होती है? हाई होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई। जो लड़के की भारी आवाज़ होती है यानी लड़कों की आवाज़ में जो भारीपन होता है, डीपनेस होता है, वो क्यों होता है? वो सिर्फ इसीलिए होता है। क्या? पहला कारण आपका क्या है? वोकल कॉर्ड है। क्या है? वोकल कॉर्ड है। वोकल कॉर्ड में क्या होता है? तो वोकल कॉर्ड का जो साइज होता है वो लार्ज होता है। किसके? जो गर्ल्स होती हैं उनके कंपेरिजन में क्या होता है? लार्ज होता है। इस वजह से जो है उनकी पिच क्या होती है? लो होती है और उनकी आवाज़ क्या होती है? भारीपन उनकी आवाज़ में आने लगता है। ठीक है, और लड़कियों की जो वोकल कॉर्ड होती है उसका साइज क्या है? 14 to 15 mm है। कितना है? 14 to 15 mm है। और इसकी जो साइज होती है वो क्या होती है? स्मॉल होती है। ठीक है, और इनकी जो पिच है वो क्या होती है? पिच इनकी हाई होती है। इस वजह से इनकी आवाज़ जो है भारी नहीं होती है, मीन्स हल्की होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई। अब बोलेंगे दूसरा कारण क्या है? जो लड़कों की आवाज़ भारी होती है उसका दूसरा कारण क्या है? तो बताइए। तो देखिएगा, लड़कों की आवाज़ का भारी होने का दूसरा कारण क्या है? तो एडम्स एप्पल है। क्या है? एडम्स एप्पल। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो हिंदी में क्या बोलेंगे? तो लगभग एडम्स एप्पल ही, या आप स्वरकंठ बोल सकते हैं, कुछ भी। आप देखे होंगे लड़कों के यहाँ पे जो है एक बोन्स ऐसे बाहर निकली टाइप की होती है, और वही बोन्स क्या है? एडम्स एप्पल है। क्या है? एडम्स एप्पल है। तो दूसरे कारण वही है लड़कों की, ये बोन्स जो बाहर होती है यानी एडम्स एप्पल जो बाहर ज़्यादा निकला होता है, उसी कारण से जो है उनकी आवाज़ क्या होती है? भारी होती है। तो पहला कारण वोकल कॉर्ड, दूसरा कारण एडम्स एप्पल। और ये होता कहाँ पे है? तो ये लिरिक्स और विंड पाइप के से जुड़ा होता है। कौन? एडम्स एप्पल। कहाँ होता है? तो लिरिक्स और विंड पाइप से अटैच होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। लड़कों की आवाज़ भारी क्यों होती है, गर्ल्स की जो है हल्की क्यों होती है, तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करती मैंने।
अब जो अगला हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन का अगला पॉइंट है वो क्या है, ट्रैकिया यानी विंड पाइप। अब इसमें क्या होता है, कैसे, तो देखिए ये जो विंड पाइप है इसके अगर लेंथ की बात करें, विंड पाइप के लेंथ की बात करें कि विंड पाइप की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, तो याद रखिएगा जो विंड पाइप की लेंथ होती है वो कितनी होती है, 12 से लेके 12.5 यानी 12 से लेके 12.5 सेंटीमीटर की होती है। कितनी होती है, 12 से लेके 12.5 सेंटीमीटर की होती है। क्या इनकी लेंथ कितनी, 12 से लेके 12.5 सेंटीमीटर की होती है। किसकी, विंड पाइप की जो है लेंथ होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, तो ये विंड पाइप आपकी, ठीक है, उससे क्या होती है, वायु जो है वो, एयर जो है वो अंदर आती है शरीर के अंदर। ठीक है, अब देखिए ये कुछ इस प्रकार से होती है, ये विंड पाइप हो गई आपकी, ये लगभग कितनी होती है, तो 12 से 12.5 सेंटीमीटर की होती है। और इसमें मैं बता दूं एक सी टाइप के कुछ कार्टिलेज लगे होते हैं, ऐसे ऐसे सी टाइप के क्या लगे होते हैं, कार्टिलेज लगे होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो सी टाइप के इसमें क्या लगे होते हैं, कार्टिलेज लगे होते हैं। सी टाइप के इसमें क्या लगे होते हैं, कार्टिलेज लगे होते हैं। और इन कार्टिलेज को क्या बोला जाता है, तो याद रखिएगा इन कार्टिलेज को जो है हाइलिन कार्टिलेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाइलिन कार्टिलेज बोला जाता है। विंड पाइप में सी टाइप या साइज बोल सकते हो, सी शेप के जो है कार्टिलेज लगे होते हैं। और इन कार्टिलेज को क्या बोला जाता है, तो हाइलिन कार्टिलेज बोला जाता है। और अगर इनके नंबर की बात करें कि ये टोटल कितनी संख्या में लगे होते हैं, तो इनका जो नंबर होता है वो कितना होता है, 9 होता है। कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, तो हाइलिन कार्टिलेज पाए जाते हैं किसमें, विंड पाइप में। अब ये क्यों पाए जाते हैं, ताकि जो आपकी पाइप है वो क्या हो, ऐसे चिपके नहीं, ऐसे चिपके नहीं। या फिर आप कह सकते हैं कि जो एयर का प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हाइलिन कार्टिलेज काम आते हैं। ठीक है, सी टाइप के कार्टिलेज होते हैं, सी शेप के कार्टिलेज होते हैं, उन कार्टिलेज को हाइलिन कार्टिलेज बोलते हैं। इसकी संख्या जो है वो कितनी है, 9 है। और ये क्यों लगे होते हैं, तो जो एयर का प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए लगे होते हैं। इतनी सारी चीज़ें आप किसके बारे में देखें, अभी ट्रैकिया के बारे में। अब देखिए ट्रैकिया के बारे में आगे और को क्या पढ़ना है, तो ये आपका ट्रैकिया हो गया। ठीक है, अब ये ट्रैकिया जो है यहाँ से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। 2 पार्ट्स में डिवाइड होके कहाँ जा रहा है, तो ये दोनों साइड के लंग्स में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, दोनों साइड के लंग्स में जा रहा है। ये मैं इरेज कर दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये क्या है, आपकी विंड पाइप है। और यहाँ से ये जो ट्रैकिया है यानी आपकी विंड पाइप है वो क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। क्या हो रही है, दोनों साइड डिवाइड हो रही। और डिवाइड होके ये जा कहाँ रही है, डिवाइड होके जा कहाँ रही है, तो ये दोनों जो है किस साइड डिवाइड हो रही है, तो ये आपके लंग्स साइड जो है, दोनों लंग्स साइड क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। लंग्स साइड ये क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। ठीक है, ये लंग्स साइड क्या हो गई, डिवाइड हो गई। ठीक है, ये आपकी क्या थी, ट्रैकिया थी। और जैसे ही ये यहाँ से डिवाइड हो रही है, जैसे ही एक ट्रैकिया थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई, तो उसका नाम अब ट्रैकिया नहीं रह गया, उसका नाम अब क्या दे दिया गया, ब्रोनकाई। क्या दे दिया गया, ब्रोनकाई। इंग्लिश में भी ब्रोनकाई, हिंदी में भी क्या बोलेंगे उसको, ब्रोनकाई। और अब देखिए इससे क्वेश्चन कितनी तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया में क्या है कि इसमें सी टाइप की जो है कार्टिलेज लगी होती है, उस कार्टिलेज को हाइलिन कार्टिलेज बोला जाता है। ठीक है, और जैसे ही ये ट्रैकिया यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई, इट मीन्स जो आपका लंग्स है उस साइड डिवाइड होने लगी, तो जैसे ही ट्रैकिया का फर्स्ट डिवीजन हुआ, पहले तो ऐसी थी, सेम थी ऐसी, उसके बाद ये क्या हो गई, ऐसी। मतलब फर्स्ट पहले सीधी लाइन थी यानी एक पाइप थी, और फिर ये क्या हो गई, 2 साइड ऐसे डिवाइड हो गए। तो पहला एक साइड जो है राइट और लेफ्ट दोनों लेंथ साइड हो गई है। तो जैसे ही ट्रैकिया का फर्स्ट डिवीजन हुआ, यानी पहली बार ये विभाजित हुई, तो इसी को क्या बोलेंगे, फर्स्ट डिवीजन। जैसे ही ट्रैकिया का फर्स्ट डिवीजन हुआ, उसका नाम क्या पड़ गया, ब्रोनकाई पड़ गया। क्या पड़ गया, ब्रोनकाई पड़ गया। इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हुई कि नहीं। मैंने क्या बोला कि ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया का फर्स्ट डिवीजन क्या कहलाता है, ब्रोनकाई कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्रोनकाई कहलाता है। ठीक है, ट्रैकिया का फर्स्ट डिवीजन क्या कहलाता है, ब्रोनकाई कहलाता है। उसके बाद
जब ये ट्रैकिया जो है यहाँ आई, उसके बाद जब ये लंग्स के अंदर आई तो ये फिर और कुछ पार्ट्स में डिवाइड होने लगी, मतलब इसका और कुछ क्या होने लगा, विभाजन होने लगा। और जैसे ही ट्रैकिया का ये क्या था, फर्स्ट डिवीजन ब्रोनकाई कहलाया, और जैसे ही इसका सेकंड डिवीजन हुआ, यानी दूसरी बार ये क्या होने लगी, विभाजित होने लगी, तो इसके सेकंड डिवीजन को क्या कहते हैं, तो इसके सेकंड डिवीजन को याद रखिएगा, ब्रोनकाइलेज कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोनकाइलेज कहते हैं। ठीक है, ब्रोनकाइलेज कहते हैं। और इसी को आप हिंदी में कहना चाहेंगे तो क्या कह सकते हैं, वायु कोष्ठक, वायु कोष्ठक। ठीक है, तो ट्रैकिया का फर्स्ट डिवीजन क्या कहलाता है, ब्रोनकाई कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्रोनकाई कहलाता है। और ट्रैकिया का जब ये सेकंड डिवीजन हुआ यहाँ पे, तो वो क्या कहलाया, ब्रोनकाइलेज कहलाया। और इसी क्वेश्चन को आपको और एक तरीके से पूछेगा। ठीक है, क्या बोलेगा कि ट्रैकिया का फर्स्ट डिवीजन तो आप जानते हैं ब्रोनकाई, ट्रैकिया का सेकंड डिवीजन जो ये हुआ ये ब्रोनकाइलेज। लेकिन अगर आपसे ये भी पूछ ले कि अब ट्रैकिया का नहीं पूछेगा, यहाँ पे क्या पूछेगा कि जो ब्रोनकाई है उसका फर्स्ट डिवीजन क्या कहलाता है, ब्रोनकाई का फर्स्ट डिवीजन क्या कहलाता है, तो ब्रोनकाइलेज कहलाता है। यही ट्रैकिया का सेकंड डिवीजन कहलाता है और यही ब्रोनकाई का फर्स्ट डिवीजन कहलाता है। अब बोलेंगे अभी और ये डिवाइड होंगी, तो बिल्कुल ये होंगी। अब ये छोटे छोटे ऐसे कुछ शेप में डिवाइड होंगी, ऐसे। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, अब इनको क्या कहेंगे, तो ये और ये क्या हो गया, तो ये ट्रैकिया का जो है ये क्या हो गया, फर्स्ट, ये थी ट्रैकिया फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, अब ये कौन सा डिवीजन हो गया, थर्ड डिवीजन हो गया। और इसी थर्ड डिवीजन को जो है क्या कहते हैं, तो एल्वियोली कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्वियोली। ठीक है, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, कूपिका। क्या कहते हैं, कूपिका, या वायु कोष्ठ भी आप कह सकते हैं, कूपिका या वायु कोष्ठ। तो ट्रैकिया का थर्ड डिवीजन क्या कहलाता है, एल्वियोली कहलाता है। और अगर आपसे ये पूछते थे कि ब्रोनकाई का फर्स्ट डिवीजन तो ब्रोनकाइलेज, ब्रोनकाई का सेकंड डिवीजन तो एल्वियोली यानी कूपिका। और आपसे इसमें और एक क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या ब्रोनकाइलेज का फर्स्ट डिवीजन क्या कहलाता है, तो एल्वियोली। ठीक है, तो ये हो गया जो ट्रैकिया है उसका डिवीजन यानी उसका विभाजन। इस प्रकार से ट्रैकिया का क्या होता है, विभाजन होता है। अब हम कहाँ पे आ गए हैं, लंग्स पे आ गए हैं। तो अब मैं आपको अगला जो टॉपिक पढ़ाऊंगी वो क्या पढ़ाऊंगी, लंग्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, लंग्स के बारे में। इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई। ट्रैकिया यानी विंड पाइप क्या है, तो ये एक पाइप है जिससे क्या होती है, एयर इंटर होती है। तो यहाँ से ये एयर आई, उसके बाद ये एयर कुछ इधर चली गई, कुछ इधर चली गई, उसके बाद कुछ इस प्रकार से बटी एयर, फिर एयर आके इस एल्वियोली में क्या हो गई, इकट्ठा हो गई। अब यहीं पे जो है ब्लड का जो है क्या होता है, शुद्धिकरण, यानी जो रक्त होता है उसका शुद्धिकरण होता है। और वो किस प्रकार से होता है, क्या कैसे, वो सारी चीज़ें अभी मैं बताऊंगी आपको आगे। तो इस प्रकार से जो एयर अंदर आई वो सारी चीज़ें हो गई। अब इसमें आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछता है तो इसी चीज़ को याद रखिएगा। इसी में 2-3 प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ट्रैकिया का फर्स्ट डिवीजन क्या कहलाता है, तो ब्रोनकाई कहलाता है। सेकंड डिवीजन ब्रोनकाइलेज, थर्ड डिवीजन एल्वियोली। ये हो गई ट्रैकिया की। दूसरी चीज़ आपसे पूछेगा कि ब्रोनकाइलेज का फर्स्ट ब्रोनकाई का फर्स्ट डिवीजन क्या कहलाता है, तो ब्रोनकाइलेज कहलाता है। ब्रोनकाई का सेकंड डिवीजन क्या कहलाता है, तो एल्वियोली कहलाता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रोनकाइलेज का जो डिवीजन है इसमें फर्स्ट या लास्ट जो भी मानिए वो क्या कहलाता है, तो वो आपका एल्वियोली कहलाता है। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो कूपिका है ना, एल्वियोली है, ये क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की यूनिट है। क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की यूनिट है। कैसे है वो मैं आपको अब बताऊंगी आगे। चलिए देखते हैं अब ये किस प्रकार से जो कूपिका है यानी एल्वियोली है वो किस प्रकार से वर्क करती है, और जो एयर है वो फेफड़े में हमारे जो आई है, लंग्स में आई है, वो किस प्रकार से क्या है, उन सारी चीज़ों के बारे में अब हम देखेंगे। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो क्या है, अगला जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, लंग्स। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो लंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके, लंग्स यानी फेफड़ों के बारे में। ठीक है, अब फेफड़ों का क्या काम है, तो याद रखिएगा जो ये लंग्स है यही मुख्य श्वसन अंग है, यानी मेन रिस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो कौन है, लंग्स है। कौन है, लंग्स है। ठीक है, अब अगर लंग्स के वेट की बात करें, मैं दोनों लंग्स की वेट की बात बता रही हूँ,
कि दोनों लंग्स का अगर वजन की बात करें, दोनों फेफड़े की वजन की बात करें तो वो कितना होता है, 1.3 से लेके 1.5 kg होता है। किसी एक की नहीं है, दोनों के वजन की बात कर रही हूँ। दोनों फेफड़ों का वजन लगभग कितना होता है, तो 1.3 से लेके 1.5 kg होता है। और अगर इसकी स्टडी की बात करें कि इसकी स्टडी क्या कहलाती है, यानी लंग्स की स्टडी क्या कहलाती है या फेफड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा प्ल्यूमोनोलॉजी। क्या कहलाता है, प्ल्यूमोनोलॉजी। ठीक है, फेफड़े का वजन 1.3 से 1.5 kg होता है दोनों का। ठीक है, और ये जो है मेन रिस्पिरेटरी ऑर्गन है, मेन रिस्पिरेटरी ऑर्गन है। ठीक है, और इसके जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं, तो प्ल्यूमोनोलॉजी कहते हैं। अब इसका लोकेशन कहाँ होता है, ये होता कहाँ पे है फेफड़ा, तो याद रखिएगा जो फेफड़ा होता है वो कहाँ होता है, तो थोरैक्सिस में होता है। कहाँ होता है, थोरेसिस में होता है। ठीक है, जो फेफड़ा होता है वो कहाँ होता है, थोरेसिस में होता है। ठीक है, थोरेसिस में होता है। कहाँ होता है, थोरेसिस में होता है। अब बोलेंगे इसका हिंदी नाम कुछ, तो इसको हिंदी में थोरेसिस कैविटी बोल सकते हैं हम। क्या बोलेंगे, थोरेसिस कैविटी। और इसका हिंदी में जो नाम है वो क्या है, वक्षी गुहा। क्या, वक्षी गुहा, वक्षी गुहा, वक्षी गुहा, क्या बोलते हैं इसको, वक्षी गुहा। और हाँ, फेफड़े का दूसरा नाम क्या है, फुसफुस है। क्या है, फुसफुस, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, फेफड़े का दूसरा नाम क्या है, फुसफुस है। तो फेफड़े का वजन, दोनों फेफड़े का वजन कितना है, 1.3 से 1.5 kg है। फेफड़े का दूसरा नाम फुसफुस है। फेफड़ा जो है मुख्य श्वसनीय अंग है। फेफड़े के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो प्ल्यूमोनोलॉजी कहते हैं। इसका लोकेशन क्या है, तो थोरेसिस कैविटी है, यानी वक्षी गुहा है। अब देखिए, इसके अगर कलर की बात करें कि जो फेफड़ा होता है यानी लंग्स होता है उसका कलर कैसे होता है, तो जो इसका नेचुरल कलर होता है वो पिंक होता है, यानी हल्का सा, मतलब ये क्या होता है, पिंक में होता है, गुलाबी कलर में होता है, हल्का गुलाबी लगभग रहता है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रहता। तो ये क्या होता है, किस कलर का होता है, तो पिंक कलर का होता है। किस कलर का, पिंक कलर का। ठीक है, अब किसी किसी का, जैसे जो लोग धूम्रपान करते हैं उन लोगों का क्या होता है, फेफड़ा धीरे धीरे ब्लैक पड़ने लगता है। ठीक है, बाकी उसका नेचुरल कलर क्या है, पिंक है। अगर इसके यूनिट की बात करें, किसके, लंग्स के यूनिट की बात करें, तो वो क्या है आपकी, अभी अपन पढ़ के आए हैं किसके बारे में, अभी पिछले उसमें पढ़े थे किसके बारे में, जो ट्रैकिया का लास्ट डिवीजन था, यानी ट्रैकिया का 3rd डिवीजन था, वही क्या है आपके लंग्स का जो है, क्या है, लंग्स का जो है यूनिट है, लंग्स की क्या है, वो यूनिट है। तो वो क्या थी आपकी, एल्वियोली। क्या थी, एल्वियोली। क्या थी, इसी को कूपिका कहते हैं, इसी को जो है वायु कोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु कोष्ठ कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं, एल्वियोली। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं। तो कूपिका, वायु कोष्ठ, और इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एल्वियोली कहते हैं। क्या है, फेफड़ों का दूसरा नाम फुसफुस, 1.3 से 1.5 kg दोनों का वेट है। इसकी प्ल्यूमोनोलॉजी, इसकी स्टडी को बोलते हैं। इसका लोकेशन थोरेसिस कैविटी में यानी वक्षी गुहा में है। इसका कलर की बात करें तो वो पिंक कलर है, और इसकी यूनिट की बात करें तो वो क्या है, एल्वियोली है, यानी वायु कोष्ठ, उसी को कूपिका कहते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई। अब इसमें अगर इसकी रक्षा करने वाली जो झिल्ली होती है, क्या, रक्षा करने वाली जो झिल्ली होती है, किसको, किसकी, जो फेफड़ों के मेम्ब्रेन होते, कह सकते हैं, फेफड़ों के मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा फेफड़ों के मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, प्ल्यूरा। क्या कहते हैं, प्ल्यूरा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, प्ल्यूरा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो फेफड़ों के मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, प्ल्यूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्ल्यूरा। ठीक है, प्ल्यूरा मेम्ब्रेन। तो इतनी सारी चीज़ें आपको फेफड़ों के बारे में क्लियर हो गई। क्या क्या, सबसे पहले कि मुख्य जो है मेन रिस्पिरेटरी ऑर्गन है। दूसरी चीज़, इसका दूसरा नाम क्या है, फुसफुस है। और इसका वेट की बात करें तो 1.3 से 1.5 kg है। इसकी स्टडी को प्ल्यूमोनोलॉजी कहते हैं। इसका लोकेशन जो है वो क्या है, थोरेसिस कैविटी है। इसका कलर पिंक है। इसकी यूनिट एल्वियोली है। और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है यानी सुरक्षात्मक जो झिल्ली होती है उसको क्या कहते हैं, तो एल्वियोली प्ल्यूरा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्ल्यूरा। इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई। अब इसमें पूछेगा हमसे कि इसका जो मुख्य कार्य है, इसका जो मुख्य कार्य है, किसका, फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या है, तो एक्सचेंज ऑफ गैस,
यानी गैसों का आदान प्रदान। ये क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान। इसका जो मेन काम है वो क्या है? गैसों का आदान प्रदान, यानी ठीक है, गैसों का आदान प्रदान यानी क्या? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैस या गैसेस। ठीक है, तो गैसों का आदान प्रदान ये इसका फेफड़े का क्या है? मुख्य कार्य है। फेफड़े का मुख्य कार्य क्या है? तो गैसों का आदान प्रदान यानी एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ये क्या हो गया? इसका मुख्य कार्य हो गया। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं। ठीक है, क्या बता दूं? कि जो फेफड़ा होता है, ठीक है, जो फेफड़ा होता है, एक राइट लंग्स होता है, एक लेफ्ट लंग्स होता है। ठीक है, तो ये मैं बता दूं, ये आपका क्या है? इधर वाला कौन सा है? ये आपका, ये राइट है कि लेफ्ट? तो ये आपका क्या हो गया है? राइट लंग्स। ठीक है, और जो ये वाला है ये क्या है? लेफ्ट लंग्स है। और जो ये लेफ्ट लंग्स होता है ये थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इस शेप का होता है, और इस शेप के होने के साथ साथ ये थोड़ा सा क्या होता है? इसकी जो तुलना होती है उससे छोटा होता है। क्या होता है? इस राइट लेफ्ट की राइट लंग्स की तुलना में क्या होता है? ये थोड़ा सा छोटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो है क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो है कार्टिलेज नोच पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, क्या पाया जाता है? तो कार्टिलेज नोच पाया जाता है। क्या? कार्डियक, या फिर कार्डियक बोल सकते हैं, कार्डियक नोच पाया जाता है। ठीक है, अब इस कार्डियक नोच में क्या होता है? इस कार्डियक नोच में क्या होता है? तो इस कार्डियक नोच में याद रखिएगा जो हो आपका क्या स्थित रहता है? तो हार्ट स्थित रहते हैं, यानी हृदय। तो इस वजह से जो लेफ्ट लंग्स है वो छोटा होता है, किसकी तुलना में? किसके कंपैरिजन में? जो राइट लंग्स है उसकी कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? यहीं पे आपका क्या उपस्थित होता है? हार्ट उपस्थित होता है, यानी हार्ट पाया जाता है। और वो किस में होता है? तो वो कार्डियक नोच में होता है। किस में होता है? कार्डियक नोच में। इतनी सारी चीज़ें आपको किसके बारे में क्लियर हो गई? लंग्स के बारे में। किसके बारे में हो गई? लंग्स के बारे में। अभी इसमें अब आपको ये सारी चीज़ें पढ़ ली है आप। अब इसमें क्या होता है? लंग्स में क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान अलग से लंग्स में नहीं होता, इसके अंदर जो ये एल्वियोली वगैरह होती हैं, ब्रोंकाई होती हैं, यही सारी चीज़ें करती हैं। तो अब इसके बारे में आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो ये हो गया किसके बारे में? लंग्स के बारे में। अब देखिए, इस लंग्स के जो नीचे होते हैं कुछ और भी चीज़ें पाई जाती हैं, और उनको क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, जो लंग्स के नीचे, ठीक है, पाया जाता है वो क्या है? डायफ्राम है। क्या है? डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है? तो ये भी गैस जो एयर होती है उसके प्रेशर को कंट्रोल करता है। और ये होता कहाँ पे है? तो ये दोनों फेफड़ों के जस्ट नीचे होता है। दोनों फेफड़ों के जस्ट नीचे होता है। ये आपके क्या हैं? ठीक है, ये दोनों क्या हैं? आपके लंग्स हैं, और इन्हीं के जस्ट नीचे पे ये क्या होता है? डायफ्राम होता है, कुछ इस शेप का। ठीक है, इन्हीं के जस्ट नीचे क्या होता है? ऐसे कुछ शेप का क्या होता है? डायफ्राम होता है। ठीक है, क्या होता है? डायफ्राम। अब ये इसका क्या काम है? इस डायफ्राम का क्या काम है? तो याद रखिएगा, डायफ्राम जो होता है, ठीक है, ये क्या काम करता है? डायफ्राम जो है वो क्या काम करता है? तो ये काम आपका क्या करता है? जो एयर की प्रेशर होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ये बना किससे? ये कौन सा उत्सर्जी अंग, कौन सा ऑर्गन आप बोल सकते हैं इसको? तो ये जो है आपका मांसपेशी ऑर्गन होगा, यानी मसल्स ऑर्गन होगा। ये मांसपेशी अंग है। किससे बना होता है? ठीक है, तो ये किससे बना होता है? पूरी मांसपेशी से बना होता है, यानी ये क्या है? मांसपेशी अंग है। ठीक है, तो डायफ्राम पाया जाता है। दोनों फेफड़ों के जस्ट नीचे क्या होता है? डायफ्राम होता है। क्या होता है? डायफ्राम होता है। और इसी को आप दोनों फेफड़ों के तो नीचे होता है, लंग्स के कहाँ होता है? नीचे होता है, यानी चेस्ट कैविटी बोल सकते हैं। तो चेस्ट कैविटी के नीचे होता है, और जो एब्डोमिनल होते हैं उसके क्या होता है? ऊपर होता है। जो एब्डोमिनल पार्ट होते हैं, यानी पेट वाला जो पार्ट होता है उसके ऊपर होता है, और चेस्ट कैविटी के जस्ट नीचे होता है। इसका काम क्या है? तो एयर के प्रेशर को कंट्रोल करने का काम। जैसे अपन सांस लेते हैं, तो सांस जब हम अंदर लेते हैं, मतलब अंदर करते हैं, ठीक है, सांस को जब अंदर करते हैं तो ये क्या होता है? ये झुकता है नीचे साइड। ये क्या होता है? नीचे साइड झुकता है। ठीक है, और जैसे ही हम सांस जब क्या करते हैं? बाहर छोड़ते हैं, तो ये नीचे से पुश करता है किसको? फेफड़े को। तब जाके हमारा फेफड़ा क्या करता है? बाहर सांस फेंकता है। तो ये अप डाउन करते रहते हैं, जैसे सांस लेते हैं तो नीचे फिर ऊपर। तो इस प्रकार से ये क्या करता है? श्वसन में जो है हेल्प करता है। तो ये हो गया आपका क्या? डायफ्राम हो गया। अब इसमें जो हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है अभी? अब हमको बताना है कि जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वो किस प्रकार से होता है, कहाँ पे होता है, कैसे
और जो लंग्स है उसका जो, या फिर जो आपका क्या है, लंग्स तो मेन श्वसनीय अंग था, यानी मेन रिस्पिरेटरी ऑर्गन है लंग्स। अब इसकी जो यूनिट थी वो क्या थी, एल्वियोली थी। तो अब हमको कब पढ़ना है, किसके बारे में जो पढ़ना है, तो वो अब हमें पढ़ना है एल्वियोली के बारे में, यानी कूपिका के बारे में। अब इसके शेप की बात करें तो इसका शेप कुछ इस प्रकार से होता है, यानी ये अंगूर के शेप का होता है। किस शेप का होता है, अंगूर के शेप का होता है, ठीक है। और ये जो सरफेस एरिया बची है, यानी जो खाली ये जगह है, यहीं पे क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी एक्सचेंज ऑफ गैस होते हैं। इसी सरफेस एरिया में क्या होता है, इसी सरफेस एरिया में क्या होता है, ठीक है, ये सरफेस एरिया जो है यहाँ पे क्या होता है, तो एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये इसका शेप कुछ इस प्रकार से होता है। किसका, कूपिका का शेप कुछ इस प्रकार से होता है। और ये क्या है, ये जो फेफड़ा है उसकी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। इट मीन्स ये उसकी क्या है, यूनिट है। फेफड़े की यूनिट क्या है, कूपिका है, यानी एल्वियोली है। और इसका शेप कुछ इस प्रकार से होता है। ये जो सरफेस एरिया बचा है यहाँ पे क्या होता है, तो गैसों का आदान प्रदान यहीं पे होता है, ठीक है। और इसके अगर बात करें कि इसका मतलब एक लंग्स में कितनी कूपिका पाई जाती हैं, ये कितने एल्वियोली होती हैं, तो याद रखिएगा एक लंग में जो है, लंग्स में जो है, वन लंग्स में जो है 1 लाख, कितने 1 लाख जो है एल्वियोली पाई जाती हैं। एक लंग्स में कम से कम कितनी पाई जाती हैं, 1 लाख से एल्वियोली पाई जाती हैं, ठीक है। तो कुछ इसका शेप इस प्रकार से होता है। और इसको बोल सकते हैं इसका शेप कैसा होता है, तो जैसे अंगूर दिखता है वो है। और यही क्या है, यूनिट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम, यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम की क्या है, यूनिट है, यानी श्वसन तंत्र की जो है ये क्या है, यूनिट है या इकाई है, इसको भी आप कह सकते हैं। अब क्यों इकाई है, क्योंकि यहीं पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसें होती हैं। और जब गैसों का आदान प्रदान होता है उसी टाइम पे क्या होता है, ब्लड का जो है शुद्धिकरण होता है। तो कैसे, देखिए जब हम जो वायु लिए तो उसमें क्या क्या आया, ऑक्सीजन भी आया, आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी आया। अब आप जानते हैं बाकी भी गैसें हैं जो भी, तो इसमें जो लेना है हमारे बॉडी को वो हम सिर्फ क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करेंगे, बाहर छोड़ेंगे। तो जैसे ही सारी एयर यहाँ पे आई तो यहीं पे क्या हो गया, अब ये ऑक्सीजन जो है O2 जो है ये क्या करेंगे, यहाँ से उठा के बाहर फेंका, फिर ब्रोनकाइलेस से होते हुए ब्रोनकाई वगैरह में होते हुए ये पूरे बॉडी में क्या हो गया, फैलने लगा। कौन, ऑक्सीजन। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये क्या हो गया, एल्वियोली से ब्रोनकाई, ब्रोनकाइलेस, ब्रोनकाइलेस से ब्रोनकाई, और ब्रोनकाई से ये ट्रैकिया होते हुए क्या हो गया, बाहर निकल गया। और ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गया। और जैसे ही ऑक्सीजन पूरे ब्लड में मिला, पूरे सेल्स जो माइट्रोकॉन्ड्रिया वगैरह हैं, टिश्यू वगैरह, उनमें सब में जाके ऑक्सीजन मिला, तो वहाँ पे क्या हो गया, ब्लड का जो है प्यूरिफिकेशन, यानी ब्लड जो है शुद्ध होने लगा, ब्लड का जो है, रक्त का जो है शुद्धिकरण होने लगा। तो इस प्रकार से जो है ऑक्सीजन अंदर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा जाता है। उसका मेन गैस का जो आदान प्रदान का काम है वो कौन करता है, तो एल्वियोली करता है। और इसी प्रकार से आपका क्या होता है, श्वसन तंत्र जो है कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि श्वसन तंत्र क्या है, कैसे हमारे शरीर में वर्क करते हैं, कौन कौन से अंग हैं, इसमें क्या किनका काम है, उन सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब मैं आपको थोड़ा सा श्वसन तंत्र के बारे में जो है कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें बता दूं कि क्या क्या है श्वसन से जुड़ी, जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है उससे जुड़ी और भी क्या 2-4 पॉइंट बातें हैं, 2-4 बातें हैं, वो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं कि 1 मिनट में जो है कितने, 1 मिनट में जो है हम कितनी एयर जो है लेते हैं या छोड़ते हैं, तो याद रखिए कि 1 मिनट में जो हम 7 से 8 लीटर एयर जो है लेते भी हैं और छोड़ते भी हैं। मतलब लेते छोड़ने का मतलब लगभग इतनी एयर का, वायु का जो है हमारे शरीर में आदान प्रदान हो जाता है। कितने, 6 से लेकर 7 लीटर एयर का, ठीक है, 1 मिनट में। दूसरी चीज़, अगर मैं ये पूछूं आपसे कि एक दिन में 1 डे में जो है कितने लीटर जो है एयर का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, तो याद रखिएगा कितने, 11,000 लीटर का जो है आदान प्रदान होता है। कहाँ, एयर में। किसका, एयर का। 11,000 वायु का जो है 11,000 लीटर वायु का जो है आदान प्रदान होता है कितने दिन, 1 दिन में। कितने दिन में, 1 दिन में, ठीक है। और अगर बात करूं कि ऑक्सीजन, 1 डे में जो ऑक्सीजन है उसकी क्या मात्रा है, किसकी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन क्या करता है,
देखिए 1 मिनट में 7 से 8 लीटर जो एयर है उसको आप क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं, क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं। और जो दूसरा है क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, मतलब अंदर करते हैं और बाहर करते हैं। एक दिन में जो है 11,000 लीटर एयर को आप क्या करते हैं, अंदर और बाहर यानी एक्सेल और इनहेल करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक दिन में जो ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन जो है, क्या है, ऑक्सीजन जो है इसका क्या किया जाता है, तो याद रखिएगा एक दिन में जो ऑक्सीजन है, ठीक है, इसको कितना इनहेल करते हैं। बात क्या है हमारी, जो ऑक्सीजन है उसको एक दिन में कितना इनहेल करते हैं, तो याद रखिएगा वो कितना है, 550 लीटर के अप्रॉक्स, कितना, 550 लीटर के अप्रॉक्स ऑक्सीजन जो है एक दिन में हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, मतलब अंदर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि 1 मिनट में सांस लेने की जो दर होती है या क्या 1 मिनट में जो 1 मिनट में जो है, ठीक है, रेस्पिरेशन की जो रेट होती है वो क्या होती है, रेस्पिरेटरी की जो रेट होती है यानी श्वसन दर जो होती है वो क्या होती है, तो याद रखिएगा 12 से 14 बार होती है। कितने बार, 12 से 14 बार। दर कितनी होती है 1 मिनट में, तो 12 से 14 बार होती है। क्या, श्वसन दर, क्या, श्वसन दर, श्वसन दर कितनी होती है, तो 12 से 14 बार होती है। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीज़ें थी, मैंने आपको किसके बारे में बताई, रेस्पिरेटरी सिस्टम के में ही ये सारे कुछ टॉपिक थे जिसके बारे में मैंने बताया कि आप कितनी एयर जो है अंदर लेते हैं, कितनी छोड़ते हैं एक दिन में, 1 मिनट में जो भी है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। ऑक्सीजन का कितनी मात्रा में आप जो है अंदर लेते हैं एक दिन में, तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।